राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे दिल को दहला देने वाली बहुत ही सुंदर मार्मिक कहानी को फुल वॉच जरूर करिएगा। कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी ये उम्मीद है, और अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। ये कहानी है दिल्ली की, जिसका नाम शेखर होता है। उसके पास की कॉलोनी में कंप्यूटर की दुकान थी। वह बदरपुर बॉर्डर के पास रहता था। अब रोज बदरपुर से अपनी कार से अपनी पत्नी, जिसका नाम संजना होता है, उसके साथ बैठकर वो अपनी दुकान पर आया करता था। रास्ते में जहां भी ट्रैफिक में उसकी कार रुकती थी, ज्यादातर नेहरू प्लेस के ट्रैफिक में रुकती, तो वहां पर उसको बहुत सारे बच्चे आकर घेर लेते थे। अमूमन सारी गाड़ियों को घेर लेते थे। अब कोई पैसा मांगता, कोई कुछ बेचता, कोई शीशा साफ कर देता था। इस तरीके से बहुत सारे 10-20 बच्चे होते हैं। महिलाएं, बुजुर्ग लोग भी होती हैं जो कि वहां पर पैसे मांगा करती हैं। उसी में एक बच्चा था जिसका नाम राजू होता है। 11 साल उम्र होती है। वो गुब्बारा वगैरह बेचा करता था। एक दिन वो आता है उस गाड़ी के पास जिसमें शेखर और संजना बैठे थे। वो संजना को देखता है और कहता है, आंटी आप गुब्बारे ले लीजिए। अब संजना उसको देखती है और मुस्कुराकर कह देती है, गुब्बारे का क्या करेंगे हम। तब राजू कहता है, अपने प्यारे से बच्चे को दे देना। संजना फिर मुस्कुराकर कहती है, जब तक मेरा प्यारा बच्चा होगा तब तक ये गुब्बारा फूट जाएगा। संजना उस टाइम पर 6 महीने की प्रेग्नेंट होती है। वो कहता है, नहीं फूटेगा आंटी, अगर आप नहीं फोड़ोगे तो। उसके बाद संजना कहती है, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, लाओ दे दो मुझे गुब्बारे। अब वो 2 गुब्बारे लेती है। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ जाती है। तब तक सिग्नल ग्रीन हो चुका होता है। उसके बाद 2-4 दिन बाद ऐसा नौबत आता ही था कि गाड़ी वहां पर रुक जाती थी। एक दिन फिर वो आता है। आज वो पेन बेच रहा था। संजना उसको देखते ही अपना शीशा नीचे कर लेती और कहती, क्या बात है, आज तो तुम पेन बेच रहे हो, गुब्बारे क्यों नहीं बेच रहे हो। वो कहता है, आंटी गुब्बारे फूट जाते हैं तो नुकसान हो जाता है, आज आप पेन ले लीजिए, 20 रुपए के 10 पेन हैं। अब संजना को पेन का कोई इतना काम तो था नहीं, लेकिन फिर भी वो पेन ले लेती है। उसके बाद फिर वो चली जाती है। अब ऐसे ऐसे संजना और बच्चे में, जिसका नाम राजू है, अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो जो है राजू को पसंद करने लगती है, क्योंकि उसकी बातें बड़ी प्यारी थीं। बहुत ही भोला बच्चा होता है। वो जब भी आता, संजना उससे कुछ ना कुछ ले लेती और चुपके से 100-200 रुपए दे देती थी। इस तरीके से वो बच्चा उसको अच्छा लगने लगता है। एक दिन क्या होता है, रेड लाइट पर जब उसकी गाड़ी होती है तो राजू वहां पर दिखता ही नहीं। वो उसी को निहार रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि कार में मेरी गाड़ी यहाँ पर रुके और उस बच्चे से बात हो। किसी कारण से मेरी गाड़ी रुके और उस बच्चे से बात हो। अब जैसे ही गाड़ी रुकती है, राजू दिखता नहीं। तो जो वहां के 2-4 बच्चे थे, वो जानते थे कि ये जो मैडम है राजू को पसंद करती हैं। वो दौड़कर आते हैं और कहते हैं, मैडम आप राजू को देख रहे हो, राजू का तो एक्सीडेंट हो गया है। अब संजना जैसे ही सुनती है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती है, क्या बात कर रहे हो, कैसे, कहाँ एक्सीडेंट हो गया है। वो बच्चे कहते हैं, जैसे ही राजू यहाँ आने के लिए घर से निकला तो एक कार वाला टक्कर मार दिया। टक्कर मारकर चला गया। तो संजना कहती है, कैसी है उसकी हालत। बच्चे कहते हैं, पता नहीं,
बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। सर वगैरह फट गया था। अब इतना सुनते ही संजना कहती है, क्या तुम लोग हमें उसके घर तक ले जा सकते हो? बच्चे कहते हैं, हाँ आंटी, वो मेरे घर के बगल में ही रहता है। संजना शेखर से कहती है, प्लीज मुझे उतार दो, मेरा दिल नहीं मान रहा है, मैं जाऊंगी, उस बच्चे को देखने जाऊंगी। शेखर कहता है, ठीक है तुम जाओ, मैं जा रहा हूँ दुकान पर, चूंकि दुकान पर लड़के भी आ गए होंगे, दुकान खोलने का टाइम हो रहा है, तो जैसा भी होगा मुझे भी फोन करना। शेखर संजना को वहीं पर उतार देता है। अब संजना बच्चों के साथ ऑटो करके राजू के घर पहुंचती है। जैसे ही राजू के पास एक बूढ़ी औरत को देखा, संजना हैरान हो गई, क्योंकि उस औरत को वो पहचानती थी। जैसे ही वो जाती है वैसे ही वो महिला भी संजना को पहचान जाती है और उसको देखते ही दहाड़ कर मार मार कर रोने लगती है। कहती है कि मैं तेरे बेटे को नहीं बचा सकी। इतना सुनते ही जो संजना थी वो कहती है, क्या आपका रजत बेटा था? वो महिला कहती है, हाँ। इतना सुनते ही संजना छाती पीट पीट कर रोने लगी और बेसुध हो जाती है। कहती है, मेरा बच्चा 8 साल बाद मुझसे मिला था, इस तरीके से भटक रहा था, मैं इसको पहचान भी नहीं पाई, कितनी अभागन हूँ, मेरा ही बच्चा था वो, कहाँ है, कैसा है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। अब वहाँ और जो पास पड़ोस की औरत थी वो कहती है, ये कौन है, ये लड़की, ये औरत, ये महिला कौन? उसकी सास कहती है, यही तो उसकी माँ है। अब वो कहती है कि उनके मुंह खुले रह जाते हैं कि इतनी वीआईपी लेडीज और कहाँ वो बच्चा मैला कुचैला। अब उनको विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उनको कहानी नहीं पता थी पीछे की। अब वो दहाड़ मार कर रोती है, राजू राजू रजत रजत चिल्लाती है। लेकिन राजू उसका बच्चा कैसे था, थोड़ी पीछे जाना पड़ेगा। ये बात 2005 की है। जो संजना थी वो लखनऊ की रहने वाली थी। जब उसकी उम्र 18 साल की थी तो उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है, जिस लड़के का नाम राजू होता है। अब राजू से जब प्यार हो जाता है तो उससे वो शादी करने के लिए बोलती है, लेकिन घर वाले इस शादी से बहुत खिलाफ रहते थे, बहुत समझाते थे, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। संजना ने कुछ नहीं देखा, वो राजू से शादी कर लेती है और उसके साथ रहने लग गई। 1 साल बाद उसको एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रजत होता है। लेकिन फिर 1 साल और बीतता है और उसको पता चल जाता है कि उसने राजू से शादी करने का जो फैसला लिया था वो बहुत गलत था, क्योंकि जो राजू था गैंगस्टर था। वो उसे बहुत समझाती, कहती थी इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन वो नहीं मानता था। एक दिन उसके जो दुश्मन थे उसको मार देते हैं। संजना को तो पता था कि इसके साथ यही होने वाला है, लेकिन फिर वो कहती है, चलो मेरा एक बेटा है, मैं इसी के सहारे पूरी जिंदगी काट लूंगी। अभी तक उसकी शादी के 2-2.5 साल बीत चुके थे। एक दिन क्या होता है, जो संजना के माता पिता थे, जिन्होंने शादी के बाद कभी उसकी शक्ल नहीं देखी थी, उससे बात नहीं करी थी, वो लोग जो है आते हैं संजना के पास और गले लगाकर रोने लगते हैं। कहते हैं, बेटा जो भी कुछ हुआ भूल जाओ, अब हम तुम्हारी कहीं शादी कर देते हैं, लेकिन एक शर्त है, ये जो बच्चा है तुम्हें भूलना पड़ेगा। वो कहती है, आप लोग चले जाइए, मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती। लेकिन वो लोग कहते हैं, ऐसे में कौन तुमसे शादी करेगा, अगर बच्चे को नहीं छोड़ोगी तो अब जो
रजत था, तुम्हारी उसके उम्र दादा ही क्या दादी है, भी थे। अभी वो पूरी कहते जिंदगी हैं कि बची है, ठीक कह जाओ रहे हैं जा करके तुम्हारे शादी कर मम्मी लो। पापा, और ये हमारा खून है तो हम इसको देखेंगे, इसकी चिंता मत करो। वो कहती है कि ये मेरे बिना कैसे रह पाएगा, अभी इसकी 1 साल उम्र है और मैं तो इसके बिना नहीं रह पाऊंगी। लेकिन वो जो है इतना कुछ झेल चुकी थी, उसे जो है बहुत सारे विचार करने के रजत को छोड़ना पड़ा। इसके बाद वो अपने माता पिता के साथ अपने घर चली जाती है। लेकिन जब वो जा रही थी तो इस तरीके से रो रही थी कि वहां पे जितने सारे लोग थे सारे लोग रोने लगे। फिलहाल वो जो है चली जाती है। उसके बाद उसके जो माता पिता थे अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जो है उसे उसकी गलती की वजह से त्याग दिए थे। लेकिन अब जो है उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढने लगते हैं। उनका कोई जानने वाला उनको शेखर के बारे में बताता है, तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद पसंद कर लेते हैं और उसके बाद शादी तय कर दी जाती है। लेकिन शादी करते वक्त ये सारी बातें उसके पिछले जिंदगी की छुपाई जाती हैं। उसके बच्चे के बारे में, उसके शादी के बारे में कुछ नहीं बताया जाता है, बल्कि एक कुमारी लड़की बताकर उस शेखर से उसकी शादी कर दी जाती है। शेखर का परिवार दिल्ली में रहता था, अच्छी खासी पढ़ी लिखी उसकी फैमिली होती है। शेखर संजना से शादी करके बहुत खुश होता है, क्योंकि संजना बहुत खूबसूरत थी और साथ ही में जिंदगी उसको इतने ठोकर दिए थे कि वो समझदार भी हो चुकी थी। इसलिए जो शेखर था बहुत खुश हो जाता था, संजना से बहुत प्यार करता है। चूंकि दिल्ली में वो केवल शादी करने गया था, शादी के बाद वो बदरपुर अपने फ्लैट में रहने आ जाता है। उसके बाद नेहरू नगर में उसकी कंप्यूटर की दुकान होती है, तो वो जो है संजना के साथ रोज ऑफिस जाया करता था। संजना भी चूंकि 12वीं तक पढ़ी थी, उसके बाद उसने शादी कर ली थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी, ग्रेजुएशन कर रखा था। दोनों मिलकर अपनी दुकान चलाते थे, 1-2 लड़के भी रखे थे, बहुत अच्छी इनकम थी। अब इधर जो संजना की जिंदगी बहुत अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन उधर जो रजत था उसकी जिंदगी में भूचाल आ जाता है। उसके दादा जो थे वह इस दुनिया से चले जाते हैं। गांव के जो लोग थे वो कहते हैं इसकी माँ तो इसको छोड़ के चली गई, तुम इसको अपने पास रखी हो, यही जो है मुसीबत की जड़ है। इसको कहीं अनाथालय में फेंक आओ, नहीं तो जहाँ इसकी माँ है वहीं फेंक आओ। लेकिन उसकी दादी कहती है ये मेरे राजू का बेटा है, इसलिए ये मेरा राजू ही है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। अब आए दिन उसके और जो बेटे थे उनके बहुएं कलेश करती थी, तो वो इसीलिए बहुत परेशान रहती थी। एक दिन जो है रजत की बुआ आई हुई थी, जो कि सबसे बड़ी थी घर में, तो वो आई हुई थी। वो देखती है कि इस लड़के को लेकर बड़ा कलेश होता है, तो उस समय उसकी उम्र मात्र 4 साल की होती है, क्योंकि 2005 में उसकी शादी हुई, 2006 में वो पैदा हुआ था। 2007 में राजू था वो मर गया था। रजत का पिता राजू 2007 में मारा जाता है। 2009 की ये बात होती है जब वो आती है। वो कहती है माँ जब इतनी परेशानी है इस बच्चे को लेकर तो मुझे दे दो, मेरे 2 बच्चे हैं और उनके साथ में इसको भी दिल्ली लेकर जाऊंगी, वहीं पर रहेगा। लेकिन दादी कहती है मुझे किसी पर भरोसा नहीं है और ये मेरे साथ ही रहेगा जब तक मैं जीऊंगी, और तेरा एक पति है, बच्चे हैं, कोई इसके साथ दुर्व्यवहार करने लगा तो ये बता कहाँ जाएगा, इसलिए मैं इसको अपने पास ही रखूंगी। लेकिन वो कहती है ठीक है माँ, जब ऐसी बात है तो मैं देख रही हूँ तेरा भी इस घर में कोई नहीं है, तो
तू भी चल मेरे साथ, मैं जो रूखा सूखा खाऊंगी वो तुझे भी कमा कर खिलाऊंगी, मेरे साथ चल। तो इस तरीके से रजत अपने दादी के साथ दिल्ली आ जाता है। संगम बिहार में उसकी बुआ रहती है। बुआ उसकी मजदूरी करती थी। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया और वो जब 10 साल का हो गया तो देखने लगा कि कुछ लड़के जो हैं वो पैसा कमा कर लाते थे। तो कहता है, यार ये पैसे तुम लोग कहाँ से कमा कर लाते हो? तो बच्चे उसको बताते थे कि हम लोग सड़कों पर जाते हैं, रेड लाइट जहाँ पर पड़ती है तो कार खड़ी होती है, तो कार वाले पैसे दे देते हैं, हम उनसे मांग लेते हैं, वो दे देते हैं। अब उसके मन में भी ये बात आ गई क्योंकि उसकी दादी की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। उसके जो फूफा थे पियक्कड़ आदमी थे, आए दिन झगड़ा ही करते रहते थे। तो वो कहता है कि ठीक है मैं भी चलूंगा यार तुम लोगों के साथ, लेकिन दादी मना करती है, कहती है तू नहीं जाएगा और पैसे मांगना गंदी बात है, मत जाया कर। लेकिन वो कहता है, दादी मैं पैसे नहीं मांगूंगा, मुझे कुछ पैसे दे दो तो मैं गुब्बारा वगैरह खरीद लूंगा और बेचूंगा। अब वो गुब्बारे खरीदता है और नेहरू रेड लाइट पर बेचता रहता है, कभी पेन कभी गुब्बारा कुछ भी बेचता। तो उसी दौरान जो है संजना थी, उसकी राजू से मुलाकात होती है। अब संजना जो है अपने बच्चे को बहुत याद करती थी, रजत को बहुत याद करती थी, लेकिन उसको जब याद आती तो अकेले में वो रो लेती, किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि जब तक वो अपने घर पर थी तो अक्सर मिल लिया करती थी। लेकिन शादी के बाद उसके माता पिता ने कहा कि भूल कर भी कभी उस बच्चे का नाम अपनी जुबान पर मत लाना, नहीं तो अगर इन लोगों को पता चल जाएगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। इसलिए अपने कलेजे पर पत्थर रखकर रजत को याद करती है, लेकिन चाह कर भी मिल नहीं पाती। और उसको ये भी नहीं पता था कि रजत कहाँ है। जब अपने मायके जाती तो पता चलता वो अपने बुआ के साथ चला गया है, इसलिए उससे कभी संपर्क नहीं हुआ और उस रजत का नाम राजू पड़ गया, क्योंकि दादी राजू ही पुकारती थी, क्योंकि उनके बेटे का नाम राजू था तो दादी इसलिए उसको राजू कह के पुकारती थी, इसी वजह से उसका नाम राजू ही पड़ गया। अब वही राजू रोड में कभी पेन तो कभी गुब्बारा बेचता, लेकिन संजना कभी पहचान नहीं पाई, क्योंकि जब उसने छोड़ा था तो वो 2 साल का था, अब 8 साल का हो गया था, तो कैसे पहचानती। उसने उसको बड़े नाजों से पाला था। अब वह ऐसे माहौल में था जहां मैले कुचैले कपड़े पहने कुछ ना कुछ बेचता रहता, इसलिए वो नहीं पहचान पाती थी। उससे उसका नाम पूछती थी, ये भी पूछती थी कि कहाँ रहते हो, तो कह देता था यहीं अपनी दादी के पास रहता हूँ। फिर भी नहीं पहचान पाती थी। लेकिन जब वो उस दिन वहां पर जाती है संगम बिहार में, तो जब उसके दादी को देखती है तो उन्हें तुरंत डाउट हो जाता है कि कहीं मेरा बच्चा तो नहीं। अब जैसे ही वो दादी भी देखती है तो वो भी पहचान गई, हैरान होती है कि ये कहाँ से आ गई। हालांकि जानती थी कि दिल्ली में कहीं रहती है, लेकिन इस तरीके से उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आमना सामना हो जाएगा। तो जैसे ही देखती है वो जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं और कहती हैं कि हाँ, तुम्हारे ही बेटे रजत का एक्सीडेंट हो गया है। संजना कहती है कहाँ है वो, मुझे लेकर चलो उसके पास। दादी कहती है उसकी बुआ अस्पताल लेकर गई है, पता नहीं क्या होगा, बहुत गंभीर चोट लगी है। 2-3 पड़ोसों की औरत थी, वो तैयार हो जाती हैं, कहती हैं चलो बहन हम तुम्हें लेकर चलते हैं। जैसे ही वो अस्पताल पहुंची, बुआ को देखकर पहचान गई। बुआ देखकर पहचान जाती है संजना को, लिपट कर रोने लगी,
कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कोई उम्मीद नहीं है। संजना कहती है ऐसा मत कहो, दुआ करो वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। राजू आईसीयू में एडमिट था, अभी तक कोई खबर नहीं मिली। इधर शेखर बार बार फोन लगा रहा था क्योंकि उसे भी चिंता हो रही थी। एक बार संजना ने फोन उठा ही लिया और शेखर, उस बच्चे की हालत बहुत गंभीर है, मैं आज नहीं आ सकती। शेखर कहता है तुम वहां चली गई, यही बड़ी बात है। जरूरत हो तो 1,50,000 पैसे दे दो, लेकिन आओगी नहीं, ये कैसी बात कर रही। अगर इतना इमोशनल हो जाओगी तो दिल्ली जैसे शहर में नहीं रह पाओगी। यहाँ रोज ऐसे एक्सीडेंट होते रहते हैं। उसके साथ उसके माँ बाप होंगे, तुम घर आ जाओ। लेकिन वो कैसे बताए कि वो कौन है। वो कहती है कि शेखर अभी हम बात नहीं कर सकते और फोन बंद कर लेती है। अब 2 दिन अस्पताल में बीत गए। तीसरे दिन डॉक्टर ने होश आया है। डॉक्टर ने बताया कि होश आ गया है। संजना दौड़ते हुए जाती है, वो अपनी आंख खोल रखा था। राजू देखता है और कहता है आंटी आप आई हैं। तब वो कहती है बेटा मैं आंटी नहीं हूँ, तुम्हारी माँ हूँ। चूमने लगती है, प्यार दुलार करने लगी। मन करता है कि सीने से लगा ले, लेकिन डॉक्टर ने मना किया था, ज्यादा बात नहीं करना है। अब उधर शेखर परेशान था क्योंकि संजना ने फोन बंद कर रखा था। अब वो उन्हीं लड़कों के सहारे अस्पताल पहुंच जाता है। जब वहां पर आता है तो सारी कहानी उसे पता चल जाती है कि वो बच्चा कौन है, उसकी पत्नी कौन है। अब वो सीधा संजना के पास जाता है और उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है। कहता है कि तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। संजना ये सब सर झुकाए सुन रही थी, कुछ नहीं बोल पाई। शेखर ये सब सुना के वहां से चला जाता है। 3 दिन बाद राजू की छुट्टी हो जाती है अस्पताल से। संजना उसको लेकर उसके दादी के घर आती है और वहां पर अपने बच्चे की देखरेख खूब लाड प्यार से करती है। 1 हफ्ते बाद संजना शेखर को फोन मिलाती है, तब पता चलता है कि उसके नंबर ब्लॉक कर दिए गए हैं। शेखर ने अपने घर में सबको ये कहानी बताई और सबके फोन से नंबर ब्लॉक कर दिया। 15 दिन बाद शेखर और शेखर के माता पिता उस घर में आते हैं जहां रजत रहता था। अपने सास ससुर को देखकर संजना जोर जोर से रोने लगती है। उसकी सास ने बोला रो नहीं, घर चलो। तब वो बोली आप लोगों को सब पता चल गया होगा, अब मैं दोबारा अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती। सास कहती है छोड़ने को कौन बोल रहा है, तुम बच्चे को भी ले चलो। तब संजना शेखर की ओर देखती है कि शेखर क्या बोलना चाहता है। तब शेखर कहता है हाँ तुम चलो, क्योंकि मैं भी तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। संजना रजत की दादी भी रो रही होती है तो शेखर की माँ कहती है कि रजत के दादी को भी ले चलो, क्योंकि वो भी तो अपने पोते के बिना नहीं रह पाएंगी। इस तरह सारी फैमिली एक साथ हो जाती है और ये फिर अपने घर लौट जाते हैं बदरपुर। रजत के दादी को भी साथ ले जाते हैं। अब सारे परिवार वाले खूब हंसी खुशी से रहते हैं और ये कहानी यहीं पर अब खत्म होती है। हम आपसे लेते हैं विदा। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी नहीं लगी तो वो भी कमेंट करें, अच्छी लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताएं।